आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें है सदिशों की समता। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी मतलब समानता, वेक्टर्स मीन्स सदिश। तो अभी हमने आपको बताया है ऊपर कि सदिश क्या होते हैं। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं तो उनको सदिश कहते हैं। वैसे और क्लियर कहें तो परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों होती हैं तो उनको हम सदिश वेक्टर कहते हैं। तो सदिशों की समता यानी इक्वलिटी, समानता, एक तरह से समता मतलब समानता। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। कह रहा है कि दो सदिशों ए तथा बी को केवल तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिमाण बराबर हो तथा उनकी दिशा समान हो। तो इस बात को समझिए कि दो अब सदिश की बात है तो दिशा जरूर आएगी। तो उनके परिमाण भी बराबर हो, मैग्नीट्यूड मतलब जो संख्या लिखी जाती है वो भी बराबर हो और दिशा भी समान हो, तभी हम कहेंगे कि दो सदिश सम हैं। समता का मतलब बराबर है। चित्र 4.2a में दो समान सदिशों ए तथा बी को दर्शाया गया है। तो चित्र 4.2a देख लेते हैं। ये चित्र 4.1a है। ये देखिए चित्र 4.2a में ये OP और QS, तो दो समान सदिश ए तथा बी। ये दो समान सदिश हैं ए तथा बी, तो इनको समान कहा जाएगा क्योंकि इनके परिमाण यहाँ से देखिए O से P तक की जो दूरी है ये Q से S तक की दूरी के बराबर है और दोनों समांतर हैं। समांतर है इसका मतलब जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी है, क्योंकि ये तीर का निशान एक ही तरफ लगा हुआ है। तो समांतर भी है और तीर का निशान एक ही तरफ लगा हुआ है। तो ये दोनों समदिश वेक्टर कहेंगे या दोनों समान सदिश हैं, ए और बी। अब देखें बी में देखा जाए तो Q डैश P डैश, ये A डैश मतलब जो वेक्टर है और B डैश वेक्टर है, दोनों के परिमाण समान है। Q डैश P डैश की ये जो दूरी है ये भी बराबर है, Q डैश S डैश की भी दूरी बराबर है, Q नहीं O डैश P डैश। तो कह रहा है कि दो सदिश A डैश व B डैश असमान हैं यद्यपि उनकी लंबाइयां वही हैं। ये लंबाई बराबर है लेकिन चूंकि दिशा अलग अलग है इसलिए ये असमान वेक्टर कहे जाएंगे, सम वेक्टर नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर के सम होने के लिए यह बात आवश्यक है कि दोनों का परिमाण यानी जो संख्या पहले लिखी जाती है वो बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होना चाहिए, तभी हम किसी वेक्टर को सम वेक्टर कहेंगे। आप देखिए तो यहां पर वो चित्र इंपॉर्टेंट है। तो हम उनकी समानता की परख आसानी से कर सकते हैं। बी को स्वयं के समांतर खिसकाइए ताकि उसकी पुच्छ Q सदिश A की पुच्छ O के संपाती हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह खिसकाएंगे कि इसकी पूंछ इसके, इसका सिर इसके एकदम संपाती हो जाए, मतलब समान अनुपात में एक दूसरे के पास पहुंच जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख जाए। तो जब एक दूसरे के ऊपर रख जाएगा और एक दूसरे को ढक लेगा तो इसका मतलब दोनों बराबर है। और दिशा कैसे पता करेंगे? ये तीर का निशान एक ही दिशा में होना चाहिए और दोनों समांतर होना चाहिए, यानी इनके बीच की दूरी कहीं भी एक ही होना चाहिए। अगर ये Q से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो इसको हम समांतर बोलेंगे। तो वही कहना चाह रहा है कि हम उनकी समानता की परख आसानी से कर सकते हैं। B को स्वयं के समांतर खिसकाइए ताकि उसकी पुच्छ Q सदिश A की पुच्छ के संपाती हो जाए, जैसा हमने अभी बताया। फिर क्योंकि उनके शीर्ष S एवं P भी संपाती होंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब पूंछ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो सिर भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, अतः दोनों सदिश बराबर कहलाएंगे।
अगर दोनों की पूंछ का पूंछ के ऊपर और सिर सिर के ऊपर रख जाएगा तो बराबर हो जाएंगे। सामान्यतः इस समानता को a बराबर b के रूप में लिखते हैं। तो अगर दोनों सदिश वेक्टर बराबर हैं तो a बराबर b लिखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि a देखिए मोटे अक्षर में लिखा गया है, b मोटे अक्षर में, यानी दोनों सदिश हैं। अगर a और b पतले अक्षर में लिखे जाते तो इन्हीं को अदिश कहते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मोटे अक्षर में अगर लिखेंगे तो उनको सदिश कहेंगे और पतले अक्षर में हम उनके परिमाणों को या अदिश को व्यक्त करेंगे। जाहिर सी बात है, परिमाण भर रहेगा तो अदिश होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि चित्र 4.2b में यद्यपि सदिशों a' b' के परिमाण समान है, यानी a' b' बराबर हैं, मतलब उठा करके इसके ऊपर रखा जाए तो दोनों बराबर बैठ जाएंगे, लेकिन अंतर क्या है? देखिए, इसकी और इसकी दिशा में अंतर है। फिर भी दोनों सदिश समान नहीं हैं, क्योंकि उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, दोनों इसलिए समान नहीं हैं क्योंकि उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। यदि हम b' को उसके ही समांतर खिसकाएं, जिससे उसकी पुच्छ q' a' की पुच्छ o' के संपाती हो जाए, तो भी b' का शीर्ष s' a' के शीर्ष p' का संपाती नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर o' p' की ओर q' s' को ऐसे खिसकाते चले जाएं तो ये पूंछ जब इसमें टच हो जाएगी तो सिर इसमें नहीं टच होगा, क्योंकि यहाँ की दूरी ज्यादा है, यहाँ की दूरी कम है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके समांतर नहीं है। इसका मतलब ये अलग दिशा बता रहा है, ये अलग दिशा बता रहा है। क्योंकि ये समांतर होता तो एक ऊपर रख जाता, तभी एक ही दिशा में इसका सिर होता, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं रखेगा, ये रख जाएगा तब इसके बीच में गैप रहेगा, क्योंकि ये देखिए दूरी ज्यादा है, ये कम है। तो इसलिए इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, जबकि परिमाण दोनों के बराबर है, यानी संख्या जो लिखी जाएगी वो दोनों बराबर है। तो इसलिए ये बराबर परिमाण होने के बाद भी अदिश है, क्योंकि दिशा नहीं है समान, इसलिए अदिश वेक्टर। अब थोड़ा सा देखिए, जो ये क्वेश्चन में नीचे लिखा है किताब में, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है केवल समान मात्रक वाली राशियों का जोड़ व घटाना सार्थक होता है। मतलब समान अगर मात्रक है, जैसे किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ सकते हैं, मीटर में मीटर जोड़ सकते हैं, मीटर में किलोग्राम नहीं जोड़ सकते। तो उसी को कह रहा है कि केवल समान मात्रक वाली राशियों का जोड़ व घटाना सार्थक होता है, जबकि आप भिन्न मात्रकों वाले राशियों का गुणा या भाग कर सकते हैं। तो गुणा या भाग कर सकते हैं विभिन्न मात्रक वालों का, लेकिन जोड़ नहीं सकते। जोड़ या घटाना केवल समान मात्रक वाला ही होता है। अपने अध्ययन में सदिशों की स्थितियां निर्धारित नहीं है। हमारे अध्ययन में सदिशों की स्थितियां निर्धारित नहीं है, मतलब जो भी सदिश हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पोजीशन फिक्स नहीं है। इसलिए जब एक सदिश को स्वयं के समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्थितियां क्लियर नहीं है तो खिसका करके अगर समांतर उसे के ऊपर रख देंगे तो सदिश हमारा अपरिवर्तित रहेगा। अगर यहीं पर स्थित क्लियर कर देता तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि तब जहां जो स्थित था वहीं रहता। इस प्रकार के सदिशों को हम मुक्त सदिश कहते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो इस तरह के सदिशों को क्या कहते हैं? मुक्त सदिश, यानी फ्री वेक्टर कहते हैं। हालांकि कुछ भौतिक राशियों में सदिशों की स्थिति या उसकी क्रिया रेखा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे सदिश को हम स्थानगत सदिश कहते हैं। ऐसे वेक्टर को स्थानगत सदिश कहते हैं। तो मुक्त सदिश और स्थानगत सदिश को इंग्लिश में हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए, फ्री वेक्टर कहते हैं मुक्तगत सदिश को, और लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं स्थानगत सदिश को। स्थानगत सदिश को लोकलाइज वेक्टर बोलेंगे। तो इसको
ध्यान देना है कि हिंदी में उन शब्दों को क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, यानी इंग्लिश में अगर देखें तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, वास्तविक नंबर से सदिशों का गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। तब देखते हैं, यदि एक सदिश ए को किसी धनात्मक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो हमें एक सदिश ही मिलता है जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का लैम्डा गुना हो जाता है तथा जिसकी दिशा वही है जो ए की है। इस गुणनफल को हम लैम्डा ए से लिखते हैं। तो इसको ध्यान देना। तो जब हम गुणा करते हैं किसी सदिश में किसी चीज का, तो उतने गुना हो जाता है वो सदिश, बाकी वो सदिश वही रहता है जो पहले था, बस उतने गुना हो जाता है। जैसे लैम्डा का गुना ए सदिश में किया गया तो लैम्डा ए हो जाएगा बस। तो ये मॉड ऑफ लैम्डा ए बराबर लैम्डा मॉड ऑफ ए यदि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए मॉड का मतलब भीतर है। अगर दो खड़ी लाइनें तो इनको परिणामी परिमाण कहते हैं, या इसी को जो है मॉड अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मॉड ऑफ लैम्डा ए का मतलब लैम्डा हमारी कोई संख्या है और ए जो है जो वेक्टर है सदिश है उसके परिमाण से दोनों का गुणा किया जा रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा जो संख्या थी और वेक्टर ए जो है उसका परिमाण। यदि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ये तब होगा जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज्यादा होगा। अगर कम होगा तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। इसको ध्यान देना है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप यदि a को 2 से गुणा किया जाए, अब ये वेक्टर मान लो a है और लैम्डा की जगह 2 रख दिया जाए तो परिणामी सदिश 2a होगा। चित्र 4.3a, जैसा चित्र 4.3a में दिखाया गया होगा, इसको देख लेते हैं। फोर 4.3a देखिए, ये हमारे पास वेक्टर कुछ दिए गए हैं। जैसे वेक्टर a है और 2a है, इसको जोड़ना। तो a वाले में सदिश a तथा उसे धनात्मक संख्या 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिणामी सदिश। तो 2 से गुणा किया गया तो वेक्टर 2a हो गया, ठीक ना। इसको देखिए कुछ ज्यादा मात्रा हो गई होगी तो इसलिए बड़ा कर दिया गया। अब ये -a वेक्टर है और ये ये वेक्टर a है और इसमें -a वेक्टर, इसको देखते हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो सदिश a तथा उसे धनात्मक संख्या 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिणामी सदिश। तो ये 2 से गुणा करने पर तो 2a प्राप्त हो गए, समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं, सदिश a तथा उसे ऋणात्मक संख्याओं -1 तथा -1.5 से गुणा करने पर प्राप्त परिणामी वेक्टर। तो सदिश यही है हमारा ये। अब इसमें -1 से पहले गुणा किया गया तो हमें ये -a वेक्टर प्राप्त हुआ है, -a। अब देखिए जब -1 से गुणा किया गया तो इसकी दिशा बदल गई है, ध्यान दीजिए। माइनस का मतलब इसकी दिशा बदल गई है, ध्यान देना। प्लस से गुणा करने पर, जैसे 2 था तो +2 से गुणा करने पर, +2 से गुणा करने पर दिशा वही है, जबकि -1 से गुणा करने पर दिशा बदल गई। या -1.5 से गुणा करने पर देखिए जितना बड़ा था उससे थोड़ा बड़ा कर दिया और दिशा बदल गई। दिशा इधर को है, इसमें इधर को है। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो परिणाम स्वरूप यदि a को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश 2a होगा, जैसा चित्र 4.3a में देख लिए। जिसकी दिशा a की दिशा होगी तथा परिमाण मॉड ऑफ a का 2 गुना होगा, जैसा अभी हमने देखा। सदिश a को यदि एक ऋणात्मक संख्या -लैम्डा से गुणा करें तो एक अन्य सदिश प्राप्त होता है जिसकी दिशा a की दिशा के विपरीत है और जिसका परिमाण मॉड ऑफ a का लैम्डा गुना है। तो परिमाण जो होता है उसमें दिशा नहीं होती, इसलिए
जो हम आंसर लिखेंगे उसमें अगर परिमाण की बात करेंगे तो ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे परिमाण में, तो इसको ध्यान देना। तो क्या होगा, जब माइनस साइन होगा तो दिशा बदल जाएगी, जैसा अभी हमने देखा। यदि किसी सदिश a को ऋणात्मक संख्याओं -1 व -1.5 से गुणा करें तो परिणामी सदिश चित्र 4.3 भी जैसे होंगे, जैसा अभी हमने ऊपर देखा है। तो ये हमने इतना देख लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए, भौतिकी में जिस घटक लैम्डा द्वारा सदिश ए को गुणा किया जाता है वह कोई अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की विमाएं होती हैं। अब देखिए, जो हम लैम्डा का गुणा कर रहे हैं, ये कोई अदिश हो सकता है जिसकी विमाएं हो, उसकी खुद की भी विमा हो। तो कह रहा है अतएव लैम्डा ए की विमाएं लैम्डा व ए की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी। तो अगर लैम्डा की कोई विमा होगी, तो चूंकि लैम्डा का गुणा कर रहे हैं हम एक सदिश में, तो अगर हम उसकी विमाएं होंगी तो हम गुणा करने के बाद दोनों की विमाएं लिखेंगे गुणा करके। तो वही कह रहा है कि अतः लैम्डा ए की विमाएं लैम्डा व ए की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें तो हमें एक विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वेग क्या होता है? वेग तो समय के साथ जब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो वही कह रहा है कि अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें तो हमें विस्थापन प्राप्त होगा। तो चूंकि v = d/t होता है, यहाँ पर d हमारा विस्थापन है, t समय होता है। जैसे चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेग यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटे समय। तो जाहिर सी बात है कि जो ये कह रहा है कि उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें, तो अचर वेग सदिश ये भी है, इसको समय से गुणा कर देंगे, अगर ये इधर आ जाए गुणा में तो हमको क्या प्राप्त होगा? विस्थापन। तो वही कह रहा है कि उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें तो हमें एक विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सदिशों का संकलन व व्यवकलन ग्राफी विधि। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। एडिशन का मतलब जोड़ना, जिसको संकलन बोल रहा है। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना, जिसको व्यवकलन बोल रहा है। ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड मतलब जो ग्राफ बना के हम लोग करते हैं उसके बारे में कह रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो सदिशों का संकलन मतलब जोड़ना व व्यवकलन मतलब घटाना ग्राफ विधि द्वारा। तो जैसा कि खंड 4.2 में बतलाया जा चुका है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहेंगे, के योग के नियम का पालन करते हैं। अब हम ग्राफी विधि द्वारा योग के इस नियम को समझाएंगे। तो वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो वेक्टर होते हैं, सदिश होते हैं, वो त्रिभुज या चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं, योग के नियम का पालन करते हैं। तो अब हम ग्राफी विधि द्वारा योग के इस नियम को समझाएंगे। हम चित्र 4.4a में दर्शाए अनुसार किसी समतल में स्थित दो सदिशों a तथा b पर विचार करते हैं। इन सदिशों को व्यक्त करने वाली रेखा
खंडों की लंबाइयां सदिशों के परिमाण के समानुपाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेखा के खंड अगर बराबर हों तो वही कह रहा है कि इन सदिशों को व्यक्त करने वाली रेखा खंडों की लंबाइयां सदिशों के परिमाण के समानुपाती होंगी। तो रेखा मान लीजिए कुछ लंबाई ले लिया जाए तो कुछ लंबाई की संख्या होगी, जैसे 10 मीटर, तो 10 जो संख्या है ये परिमाण है। तो वही कह रहा है कि सारे सदिशों के जो परिमाण होंगे वो एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो वही कह रहा है कि इन सदिशों को व्यक्त करने वाली रेखा खंडों की लंबाइयां सदिशों के परिमाण के समानुपाती होंगी। अब देखिए योग a प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 4.4b के अनुसार हम सदिश b इस प्रकार रखते हैं कि उसकी पुच्छ सदिश a के शीर्ष पर हो। तो अब देखिए a और b को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हमारा a सदिश ये है SP को a सदिश कहते हैं। तो कह रहा है इसको अगर हम जोड़ना चाहते हैं QS सदिश से, SP सदिश को QS सदिश से अगर जोड़ना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि SP सदिश की पूंछ में QS सदिश का सिर रख देंगे। तो ये देखिए इसमें तीर का निशान इधर को है, इसका मतलब इसका सिर इधर को है, तो इसकी पूंछ में QS सदिश को रख देंगे। तो फिर से पढ़िए 4.4b के अनुसार b वाला यही है, देखिए अच्छा ये है b वाला, इसको देखते हैं, ये गलत बता रहे, c वाला है, b वाले को देखते हैं। तो देखिए a वाला हमारा OP है, O और P ये a सदिश है a, तो इसको समान उसी तरह जिधर दिशा होगी बिल्कुल उसी तरह लिख देते हैं O और P। अब देखिए O और P में क्या है कि हमको B को जोड़ना है, B वाले वेक्टर को, ये B, तो जैसी दिशा है उसी प्रकार O और P के सिर में इसकी A के सिर में इसके B वाले की पूंछ रख देते हैं। तो देखिए इसका सिर इधर को है तो इसी तरफ सिर रहेगा, और A का सिर इधर है तो इसके सिर में B वाले की पूंछ रख देते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं। तो वही कह रहा है कि ये योग a प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 4.4b के अनुसार हम सदिश b इस प्रकार रखते हैं कि उसकी पुच्छ सदिश a के शीर्ष पर हो। तो इसकी पूंछ b वाले की सदिश a के सिर पर हो। तो सदिश a का सिर इधर है, जिधर तीर का निशान होगा उसको सिर बोलेंगे और पीछे वाले को पूंछ बोलेंगे। तो इसके सिर पे देखे इसको, यानी इसको हेड बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको टेल बोलेंगे, हेड माने सिर, टेल माने पूंछ। रखते हैं कि उसकी पुच्छ सिर A के शीर्ष पर हो, रख दिया। फिर हम A की पुच्छ को B के सिर से जोड़ देते हैं। फिर हम A की पूंछ को, A की देखिए पूंछ है, B का सिर, तो पहले वाले की पूंछ और बाद वाले का सिर आपस में जोड़ देते हैं और यही परिणामी हो जाएगा। R मतलब रिजल्टेंट, हिंदी में इसको परिणामी बोलेंगे। ये क्या होगा? A और B का जोड़ होगा। तो A प्लस B अगर वेक्टर निकालना हो तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। A वाले के सिर में B वाले का पूंछ रख दिया, दिशा वही रही, देखिए दिशा जैसे ये इसके ये पैरेलल ही है और इसके ये पैरेलल ही है, यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो उसी तरह से बिल्कुल रखते हैं, दिशा में कोई अंतर न पड़ने पाए। फिर पहले वाले का पूंछ और बाद वाले का सिर जोड़ देते हैं, तो जो हमको परिणाम प्राप्त होगा वही हमारा A और B का योग होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए A में क्या है? सदिश A तथा B में क्या है? सदिशों A व B का ग्राफी विधि द्वारा जोड़ना। तो ग्राफ विधि द्वारा हमने A और B को जोड़ दिया। अब देखिए इसमें क्या है? C वाले में सदिशों B व A का ग्राफी विधि द्वारा जोड़ना। अब B को अगर A में जोड़ना हो, B को अगर A में जोड़ना है तो देखिए B को वैसे ही रख देंगे, B को। अब A को A के साथ जोड़ना है तो B के सिर में A का पूंछ रखेंगे। तो B के सिर में देखिए A का पूंछ रख दिए, A का पूंछ रख दिए। अब पहले वाले का पूंछ और बाद वाले का सिर, तो पहले हमने B रखा था तो B वाले की पूंछ और बाद में A रखा था तो A वाले का सिर। अब दोनों को मिला देंगे और जो परिणामी होगा उसका सिर हम बाद वाले के सिर की तरफ, यानी बाद में दोनों का मुंह मिलना चाहिए, सिर मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर मिला, यहाँ भी सिर देखा
तो अब ये सदिशों b व a का ग्राफी विधि द्वारा जोड़ना। तो ये b में a को जोड़ा गया है और यहाँ पर a में b को जोड़ा गया है। तो जो परिणामी है देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब दोनों का दिशा एक ही है, ये ध्यान देना है। तो ये r बराबर a प्लस बी हो गया, ये r बराबर b प्लस a हो गया, ठीक ना। अब देखिए r बराबर a प्लस बी ही लिखेंगे, r बराबर b प्लस a ही लिखेंगे। इसको ध्यान देना है, इसको b प्लस a नहीं लिख सकते, इसको a प्लस बी नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे समस्या आएगी। इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि प्लस माइनस नहीं लगा है, यानी दिशा की बात। क्योंकि अगर हम इसको प्लस माइनस लिखेंगे तब दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कह रहे। तो ये सी हो गया। अब सदिशों के जोड़ से संबंधित साहचर्य नियम का प्रदर्शन, ये साहचर्य नियम का प्रदर्शन किया गया है। तो इसको देख लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। फिर आगे जो लिखा होगा उसको हम पढ़ते चले जाएंगे। अगर चित्र में समझ में आ जाएगा तो आगे सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वेक्टर ए है, तो ए का सिर बी वाले की पूंछ, पहले वाले के सिर से दूसरे वाले की पूंछ जोड़ेंगे तो ये जो सिर है इसकी तरफ देखिए, ये वेक्टर परिणामी वेक्टर हो गया। तो ए और बी केवल है, तो ए और बी है तो इसलिए ए प्लस बी हो जाएगा इस परिणामी यानी रिजल्टेंट का मान। तो आर बराबर ए प्लस बी हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास ये सी वेक्टर होता, ये सी वेक्टर होता, मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट आया है ये सी वेक्टर है, देखिए ये सी वेक्टर दिया गया। तो अब देखिए ए का सिर अब जो दोबारा रखा गया उसके पूंछ को रखा गया, फिर जो तिबारा रख गया इसके सिर पे इसके पूंछ को रखा गया। तो सिर पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो पहले वाले का सिर, दूसरे वाले का पूंछ, फिर दूसरे वाले का सिर, तीसरे वाले का पूंछ, तो एक सिर आगे रहेगा। और जो रिजल्टेंट यानी परिणामी होगा उसकी जो तीर का निशान बनाएंगे वो बाद वाले के सिर की तरफ रहेगा। तो अगर अब हम इसको देखें तो ए भी जुड़ा है, बी जुड़ा है, सी जुड़ा है। तो ये परिणामी हमारा जो ये लाइन है ये हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ब्रैकेट में बी प्लस सी इसलिए लिखा क्योंकि ए ये हो गया और बी प्लस सी ये हो गया। तो ये हमारा जो ये है ये देखिए यहाँ पर पूंछ है, इसका ये सिर है, तो बी और सी ही जोड़े गए हैं क्योंकि बी का पूंछ, बी का सिर और सी का ये पूंछ, सी का सर। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा बी प्लस सी हो जाएगा। ये इतना ये वाला, तो ये बी है या सी है तो ये बी प्लस सी हो जाएगा क्योंकि बी का पूंछ सिर सी वाले का पूंछ सिर, तो जोड़ दिया गया। तो ये इतना बी प्लस सी होगा। तो ये ब्रैकेट में लिखा है बताने के लिए कि ये बी प्लस सी को हम अलग से दिखा रहे हैं कि ये ऐसे भी बनाया गया है। और इसको अगर देखें, इसको तो ए प्लस बी बता दिए, ए है और बी है ये। अब अगर ये देखा जाए ये वाला तो ए प्लस बी प्लस सी है, या इसी को ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए प्लस बी क्यों किया है, क्योंकि ये देखिए ये ए प्लस बी है और इसमें ए सी जोड़ सकते हैं, इसमें ये वाला जोड़ सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये ए प्लस बी है, अब इसमें सी जोड़ा जाए तो ये जो परिणामी होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये ब्रैकेट में इसको लिख दिया। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखा गया। ये भी इसको इस हिसाब से लिखा गया कि ए के साथ ये पूरा आ जाता है तो बी प्लस सी होगा। और इसको इस तरह लिखा गया कि इस ए बी के साथ ये सी आ जाता है तो ए प्लस बी सी लिखा गया। तो अब यहां से देखते हैं योग ए प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 4.4 बी के अनुसार। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं सारा। अब यहां से देखते हैं अब सिर्फ पढ़ना ही है, समझ तो आप सारा गए होंगे। तो योग ए प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 4.4 बी के अनुसार हम सदिश बी इस प्रकार रखते हैं कि उसकी पुच्छ
यानी टेल पूंछ सदिश ए के शीर्ष पर हो, तो बाद वाले की पूंछ पहले वाले के सिर पर होगी। फिर हम ए की पूंछ को बी के सिर पे जोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है बी बाद में आया तो उसकी पूंछ बी के सिर पर जोड़ देते हैं, अगर ए और बी दोनों रहेंगे। यह रेखा ओ क्यू परिणामी सदिश आर को व्यक्त करती है। यह रेखा जो ओ क्यू है परिणामी सदिश आर को व्यक्त करेगी। चित्र देख लिए हैं तो सारा समझ में आ जाएगा, अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदिशों को जोड़ने की इस विधि में सदिशों में से किसी एक के शीर्ष को दूसरे की पूंछ से जोड़ते हैं, इसलिए इस ग्राफी विधि को शीर्ष व पूंछ विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसको हेड टेल मेथड भी कहते हैं, ये ध्यान देना। हेड टेल मेथड भी कहते हैं। दोनों सदिश तथा उनका परिणामी सदिश किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बनाते हैं, इसलिए इस विधि को सदिश योग के त्रिभुज नियम भी कहते हैं। तो इसे सदिश योग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब जोड़ दिया जाता है उनको तो एक त्रिभुज बन जाता है। इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको अंग्रेजी में ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे। ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे। यदि हम b प्लस ए का परिणामी सदिश प्राप्त करें तो भी हमें वही सदिश r प्राप्त होगा। अब अगर इसको उल्टा कर दें तो भी सदिश वही प्राप्त होगा, जैसा हमने परिणाम वही प्राप्त होगा जैसा हमने देखा। अब देखिए a से b जोड़ा गया है, यहाँ b में a को जोड़ा गया, तब भी r बराबर b प्लस ए है, इसमें r बराबर a प्लस b। अब चूंकि चिन्ह नहीं लगे तो उल्टा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम आगे समझते हैं। तो इसको अब आगे ध्यान दें। यदि हम b प्लस ए का परिणामी सदिश प्राप्त करें तो भी हमें सदिश r प्राप्त होता है। चित्र 4.4c। इस प्रकार सदिशों का योग क्रम विनिमय सदिशों के जोड़ने में यदि उनका क्रम बदल जाए तो भी परिणामी सदिश नहीं बदलता है। तो यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था ऊपर की उल्टा नहीं लिख सकते, हमने इस हिसाब से बताया था कि उसकी दिशा बदलेगी अगर चिन्ह अलग हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस प्लस चिन्ह एक ही हैं, इसलिए इनका क्रम बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे b से a को जोड़ें, चाहे a से b को, जो परिणामी हमारा सदिश है, रिजल्टेंट है, उसकी दिशा वही रहेगी। तो इसको ध्यान देना है कि यदि b प्लस ए का परिणामी सदिश प्राप्त करें तो हमें वही सदिश r प्राप्त होता है। ठीक ना। इस प्रकार सदिशों का योग क्रम विनिमय यानी सदिशों को जोड़ने में यदि उनका क्रम बदल दें तो भी परिणामी सदिश नहीं बदलता। तो इसको ध्यान देना है कि a प्लस बी लिखें या b प्लस ए, एक ही बात है। क्रम बदल दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है, जैसा कि चित्र 4.4d में दर्शाया गया। सदिशों a व b को पहले जोड़कर और फिर सदिश c को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो वही है जो सदिशों b और c को जोड़कर पहले जोड़कर फिर a को जोड़ने पर मिलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा था तो उसमें अदल बदल के लिखा जा रहा था ब्रैकेट में बंद कर करके, कि जैसे a प्लस बी, तो पहले हमने a प्लस बी को जोड़ा, बाद में c को जोड़ा, या पहले ही हम b प्लस सी को जोड़ दें बाद में a को जोड़ें तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को साहचर्य नियम कहते हैं, जैसा अभी हमने पहले चित्र में देखा है। तो अब इन दोनों को अंग्रेजी में देख लेते हैं, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रम विनिमय नियम को कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय होते हैं, क्रम इनका बदल देने पर फर्क नहीं पड़ेगा। और द एडिशन ऑफ वेक्टर आल्सो ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य, मतलब आपस में बहुत सारे को जोड़ दिया जाए, तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। अब आगे देखते हैं। दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलता है। हम दो सदिशों a और -a जिन्हें चित्र 4.3b में दिखलाया गया है पर विचार करते हैं।
तो 4.3 भी देखते हैं। ये 4.3 भी, तो यहाँ पर देखिए इसमें से जोड़ा गया है तो माइनस कर दिया गया इसको, तो इसकी दिशा बदल गई है। और इसमें -1 का गुणा किया गया, इसमें -1.5 का गुणा किया गया, तो इसकी दिशा बदल करके उसके साथ जितने गुणा किया गया है साथ में लिख दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 0 को हम यहां से पढ़ेंगे, दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलता है। हम दो सदिशों a और -a जिन्हें चित्र 4.3 में दिखाया गया है पर विचार करते हैं। इनका योग a + -a है। दोनों को जोड़ा गया, a को और -a को अगर जोड़ा गया तो क्योंकि दो सदिशों का परिमाण वही है किंतु दिशा विपरीत है। देखिए ये a और a तो सेम ही है, लेकिन ये ऋण चिन्ह लगाने का मतलब इसकी दिशा अलग है। इसलिए परिणामी सदिश का परिमाण 0 होगा और इसे 0 से व्यक्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए a और a इनका परिमाण बराबर है। परिमाण का मतलब जो संख्या लिखी जाती है, तो a की संख्या b की संख्या के बराबर है। अब देखिए a वाला उल्टी दिशा में है, ऋण चिन्ह का मतलब उल्टी दिशा में है, तो जाहिर सी बात है कि 10 में ऋण लगा है तो 10 में ऋण 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो इसलिए इसका परिणामी सदस्य का परिमाण यानी जो उसके आगे संख्या लिखी जाती है वो 0 होगा और इसे 0 से व्यक्त करेंगे। तो a वेक्टर में जब a को घटाएंगे, चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए 0 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ 0 लिखें परिमाण वेक्टर a का, या फिर इसको ऐसे 0 पतले अक्षर में लिखें। 0 को हम शून्य सदिश कहते हैं। अब इस 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण 0 होता है, इसलिए इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो इसलिए इसकी दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। दरअसल जब हम एक सदिश a को संख्या 0 से गुणा करते हैं तो भी परिणाम स्वरूप हमें एक सदिश ही मिलेगा, किंतु उसका परिमाण 0 होगा। तो जाहिर सी बात है कोई सदिश है यानी उसकी दिशा है, परंतु हमने उसको 0 से गुणा कर दिया तो पूरा वेक्टर तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो उसमें हम दिशा की क्या बात करें। तो ओ सदिश के मुख्य गुण निम्न है। अब शून्य सदिश जो है 0 सदिश है, उसके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई एक सदिश a है उसमें 0 जोड़ दिया जाए तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, तो सदिश वही रहेगा। लेकिन अगर कोई संख्या लैम्डा है, मान लो कोई संख्या है, उसमें 0 सदिश का गुणा किया जाए, देखिए जो मोटे अक्षर में है वो सदिश है, जो पतले अक्षर में है वो अदिश है। इसमें देखो ये कोई एक सदिश है a और 0 सदिश भी है, तो 0 सदिश को अगर किसी a सदिश से जोड़ा जाए तो परिणाम a प्राप्त होगा, क्योंकि 0 सदिश का कोई मतलब नहीं। अब अगर हम किसी संख्या को, ये देखिए संख्या है सदिश नहीं है क्योंकि पतले में लिखा गया, तो किसी संख्या को 0 सदिश से जोड़ा जाए तो जैसे हम 10 में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो वैसे 0 सदिश हमको प्राप्त होगा। देखिए सदिश प्राप्त होगा 0, ये मोटे में लिखा है तो ध्यान देना। इसी प्रकार 0 संख्या को हम किसी सदिश a से जोड़ें तो हमें, चूंकि अब a में दिशा है तो परिमाण तो 0 हो जाएगा, a का जो परिमाण होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन दिशा रहेगी, इसलिए जो भी 0 प्राप्त होगा उसकी दिशा होगी, इसलिए ये सदिश हो जाएगा 0। तो इसलिए मोटे से लिखा गया है कि सदिश 0 है। तो ये कैसे जोड़ा गया इसको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे,
शून्य सदिश का भौतिक अर्थ क्या है, जैसा कि चित्र 4.1a में दिखाया गया है। हम किसी समतल में स्थित एवं विस्थापन सदिशों पर विचार करते हैं। अब इसको देखते हैं 4.1a कौन सा चित्र है। ये देखिए 4.1a हमको ये चित्र दिखाया गया है। तो इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे जोड़ना है उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शून्य सदिश का भौतिक अर्थ क्या है, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है कि हम किसी समतल में स्थित एवं विस्थापन सदिशों पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षण t पर कोई वस्तु P पर है, वह P डैश तक जाकर पुनः P पर वापस आ जाती है। मान लीजिए कोई बिंदु हम मान लें ये, और एक ये बिंदु मान लें, तो कोई वस्तु यहाँ तक गई और फिर वापस यहीं तक आ गई। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी क्षण ये P है पिन पॉइंट और ये P डैश है। तो मान लीजिए कि किसी क्षण t पर कोई वस्तु P पर है, वो P डैश तक जाकर पुनः P पर वापस आ जाती है, यानी P डैश तक गई फिर वापस आ गई। इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा, क्योंकि यहाँ से चली थी और फिर यहीं पर आ गई तो विस्थापन शून्य होगा। तो इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा, क्योंकि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियां संपाती हो जाती हैं, यानी समान हो जाती हैं। यहीं से वस्तु चली थी और लौट के यहीं आ गई, तो विस्थापन शून्य सदिश होगा। अब चूंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए सदिश जोड़ दिया, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य सदिश होगा। तो इसको ध्यान देना है। सदिशों का व्यवकलन यानी घटाना सदिशों के योग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। दो सदिशों a व b के अंतर को हम दो सदिशों a व माइनस b के योग के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि दो सदिशों को जैसे घटाना है तो उनको जोड़ के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह भी लिख सकते हैं a माइनस b, मतलब a में b को घटाया गया है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में b। तो अब ब्रैकेट में b है, इसका मतलब ये है कि जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि ये इसका दिशा उल्टा है इसलिए माइनस b। सदिश माइनस b को सदिश a में जोड़कर r2 बराबर a माइनस b प्राप्त कर सकते हैं। अब सदिश b को अगर a में जोड़ करके हम रिजल्टेंट जो होगा R2 वो a माइनस b प्राप्त कर सकते हैं। तुलना के लिए इसी चित्र को सदिश R1 बराबर a प्लस b को भी दिखाया गया है, मतलब इसका जोड़ भी दिखाया गया है नीचे चित्र में। समांतर चतुर्विध बीज यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को प्रयुक्त करके भी हम दो सदिशों का योग प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश a व b हैं। इन सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी पुंछ को एक उभयनिष्ठ मूल बिंदुओं पर लाते हैं, जैसा चित्र 4.6 में दिखाया गया। तो दो सदिश देखिए a है और ये b है। तो a ऐसे बना दिया और हमने बताया था कि पूंछ सिर जोड़ेंगे। तो a में b, ये a है और अगर माइनस b है तो इधर को दिशा हो जाएगी, प्लस b है तो इधर को दिशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए b की दिशा इधर को है। तो अगर इसमें माइनस साइन लगाएंगे इसका मतलब पहले प्लस था अब माइनस हो गया, तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो इसलिए इस दिशा का उल्टा ये दिशा होगी। इसको ध्यान देना। तो जब माइनस लगाएंगे तो दिशा हम बदल देंगे। तो देखिए b है या माइनस b हो गई। तो a में देखिए b को जोड़ा गया है, तो a का सिर b का पूंछ, तो a का सिर b का पूंछ। अब ये जो सिर होगा तो बाद पहले वाले का पूंछ बाद वाले का सिर जोड़ देंगे, यही रिजल्टेंट R1 हो जाएगा a प्लस b। अब अगर हम इधर देखें, अब इसकी दिशा उल्टा कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पर a का पूंछ सिर, a का सिर b की पूंछ। अब ये जो b का सिर होगा a के पूंछ से मिला देंगे b के सिर को, तब ये R2 हमें a माइनस b प्राप्त होगा। तो ये a माइनस b है, ये a प्लस b है रिजल्टेंट। R1 रिजल्टेंट a प्लस b, यानी a में b को जोड़ा गया है।
और इसमें क्या है, ए में बी को घटाया गया। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.6a में दिखाया गया है। तो फिर हम ए के शीर्ष से बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं और बी के शीर्ष से ए के समांतर एक दूसरी रेखा खींचकर समांतर चतुर्भुज OQSP पूरा करते हैं। यह दिखाया गया है कि इस तरह हम कैसे करते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं। तो ये देखिए ए है, अब ए बी में समांतर चतुर्भुज नियम से इनको कैसे जोड़ेंगे उसको दिखाते हैं। तो देखिए ये है हमारा वेक्टर ए है, सदिश ए है, या सदिश बी है। तो दोनों की पूंछ को एक दूसरे पे रख देते हैं दिशा सहित। ए बी की दिशा ये है, ए की दिशा ये है। देखिए बी की दिशा ये है और ए की दिशा ये है। तो ए की दिशा ये, बी की दिशा ये है, ये वाली दिशा है, लेकिन दोनों के पूंछ रखना है तो ये पूंछ रखेंगे तो ये इस तरह आएगा। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें ए में बी को, तो ए की दिशा ये, बी की दिशा ये, तो दोनों की पूंछ को जोड़ दिया। अब इससे डॉट डॉट लाइन खींचेंगे ए के पैरेलल, ए के समांतर। तो ए के समांतर ये डॉट डॉट खींच दिया और बी के समांतर ए वाले के सिर से डॉट डॉट लाइन खींचेंगे। अब ये जहां पर मिलेंगी ये ओ जो है प्रारंभिक बिंदु, इससे ये जहां जहां डॉट डॉट मिला है यानी अंतिम बिंदु, उसको मिला देंगे, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यही परिणामी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का, ठीक ना। तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु वाले दो सदिशों ए व बी पर ए, ये एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्विधि द्वारा ए प्लस बी योग प्राप्त करना। अब देखिए समांतर चतुर्विधि द्वारा ए और बी का योग ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी ऐसे देखिए बनाया जैसे हम पहले करते थे कि बी, ए का जो सिर होगा बी की पूंछ उस पर रखेंगे। तो बी की पूंछ रख दिए, अब ये बी का सिर है तो ए की पूंछ बी के सिर से मिला दिए इस तरह, या इसी को डॉट डॉट ऐसे कर दें तो इसमें भी चतुर्भुज बन रहा था, इसमें भी चतुर्भुज। अब परिणामी आर सेम ही है, चाहे ऐसे हमने किया हो चाहे इस तरह किया हो, एक ही बात है। तो दोनों ही नियम सही है। तो दो सदिशों को जोड़ने के समांतर चतुर्भुज विधि त्रिभुज विधि के समतुल्य है। तो जैसे त्रिभुज बना के जोड़ते थे या चतुर्भुज बना के जोड़ रहे हैं, बात एक ही है, उसी तरह रिजल्टेंट आ रहा है, दिशा भी वही है, कोई भी अंतर नहीं है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे या आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो सदिश ए बी हैं। इन सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी पुच्छ को एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु ओ पर लाते हैं, जैसा चित्र 4.6a में दिखाया गया है। 6a में एक मूल बिंदु ओ पर ले आते हैं, ये देख ही चुके हैं आप। ओ पर ले आते हैं जैसा चित्र 4.6 में दिखाया गया। फिर हम ए के शीर्ष से बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ये ए के शीर्ष से ये जो सिर बी के समांतर एक ये रेखा खींचते हैं और बी के शीर्ष से ए के समांतर एक दूसरी रेखा खींचकर चतुर्भुज OQSP पूरा करते हैं। ए के शीर्ष से बी के समांतर रेखा खींचा और बी के शीर्ष से, ये बी के शीर्ष से ए के समांतर ये रेखा खींच दिया। फिर चतुर्भुज OQRPO ये पूरा करते हैं, OQSP पूरा करते हैं। ये चतुर्भुज मतलब हम पूरा कर लेते हैं, OQSP पूरा करते हैं। जिस बिंदु पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु O से जोड़ देते हैं। अब ये देखिए दोनों रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं तो मूल बिंदु से इसको जोड़ देते हैं। परिणामी सदिश R की दिशा समांतर चतुर्भुज के मूल बिंदु O से कटान बिंदु S की ओर खींचे गए विकर्ण OS के अनुदिश होगी। अब देखिए अगर हम ये इसको चतुर्भुज माने तो बीच से जो ये रेखा खींची गई सबसे ज्यादा लंबाई जिसकी होती है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो इसलिए OS को विकर्ण बोल रहा है, विकर्ण। तो ये OS हमारा विकर्ण हो जाएगा, तो इससे जोड़ देते हैं।
अब विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको देख लेते हैं। डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल, ओएस डायगोनल, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलेंगे। अब देखें, परिणामी सदिश आर की दिशा समांतर चतुर्भुज के मूल बिंदु ओ से कटान बिंदु यस की ओर खींचे गए विकर्ण ओएस के अनुदिश होगी, जैसा चित्र 4.6b में दिखाया गया है। तो ये हमारी दिशा, यही हमारी वेक्टर की सदिश योग की दिशा होगी ओएस। चित्र 4.6c में सदिशों ए तथा बी का परिणामी निकालने के लिए त्रिभुज नियम का प्रयोग दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज नियम का OPPS यानी ए में बी को जोड़ा गया है, तो ए के सिर से बी की पूंछ जोड़ी गई और बी का जो सिर है तो ए की पूंछ से बी के सिर को मिला दिया गया, तो ये त्रिभुज बना। तो यही त्रिभुज का नियम है, या ये त्रिभुज भी मान सकते हैं। अब देखिए दोनों चित्रों से स्पष्ट है कि दोनों विधियों से एक ही परिणाम निकलता है। इस प्रकार दोनों विधियां समतुल्य हैं, यानी दोनों विधियां अच्छी हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन की स्टडी अब इसी हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। आज बस यहीं तक।